हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म दैट इज यूजीसी प्लगइन। आज की इस वीडियो में हम रिट्स के बारे में बात करेंगे। रिट्स बेसिकली, जैसे हम सब जानते हैं, एक प्रकार से रेमेडी होती है जो हमें जुडिशरी की तरफ से मिलती है अगर कोई भी इंसान हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करने की कोशिश करता है। सरल भाषा में या लेमेन्स लैंग्वेज में आपको समझाऊं, अगर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है और हम उसके ओनर हैं, लेकिन हम उस प्रॉपर्टी को प्रॉपर्ली इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उस प्रॉपर्टी का क्या फायदा। वैसे ही हम सबको पता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दे रखे हैं, जिसे हम मौलिक अधिकार भी कहते हैं। राइट? पार्ट जो हमारा कौन सा है, 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अब अगर वो फंडामेंटल राइट्स हमें दे रखे हैं और उन फंडामेंटल राइट्स का कोई प्रोटेक्शन ना हो, तो फिर उनका क्या फायदा। तो उनकी जो प्रोटेक्शन है वो हमें रिट के फॉर्म में देखने को मिलती है। हम सबको पता है बेसिकली कि जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हम पढ़ते हैं, कौन से आर्टिकल से, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। राइट? तो उन सब में हम जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में डील करते हैं, पढ़ते हैं, अगर उनको कोई भी छीनने की कोशिश करेगा तो हम क्या कर सकते हैं। हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्या करने के लिए? उन फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करवाने के लिए। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? वो एक रिट इश्यू करेगा अगर उसे लगेगा कि हाँ, फंडामेंटल राइट्स को क्या किया गया है, यहाँ पर वायलेट किया गया है। ठीक है? तो अगर हम ये रिट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इन रिट्स को हमने कहाँ से बोरो किया है। इन रिट्स को हमने इंग्लिश लॉ से बोरो किया है, ऑफ कोर्स। और इन रिट्स को हम प्रेरोगेटिव रिट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेरोगेटिव रिट्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ओरिजिनली पुराने टाइम के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, तो ये जो रिट्स थे ना, ये इंग्लैंड में इंग्लिश लॉ में किंग के ऊपर डिपेंड करते थे, यानी कि किंग के प्रेरोगेटिव पे थे। उसके पास ये प्रिविलेज थी कि वो रिट इश्यू कर सकता था। तो हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन रिट्स को इंग्लिश लॉ से लिया है। और आज की डेट में अगर हम बात करें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226, इसके बारे में ऑलमोस्ट सबको ही पता होता है। क्यों पता होता है? क्योंकि ये दोनों आर्टिकल्स हैं जो रिट्स के बारे में बात करते हैं। वो कैसे? आर्टिकल 32 तो ऑफ कोर्स हम फंडामेंटल राइट्स में ही पढ़ते हैं, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी बोलते हैं। राइट? और ये जो आर्टिकल है हमारा, बेसिकली ये सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो क्या कर सकता है, रिट इश्यू कर सकता है अगर अगर फंडामेंटल राइट्स का कहीं पर भी क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है। इस आर्टिकल को बी आर अंबेडकर जी ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल रखा है। ठीक है? क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सुप्रीम कोर्ट का एक रिट इश्यू करने का पावर है, जो बकायदा क्या करता है, अगर किसी का भी फंडामेंटल राइट क्या हुआ है, इन्फ्रिंज हुआ है, वायलेट हुआ है, तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और रिट इश्यू करवा सकता है। इस चीज का प्लीज ध्यान रखना। और यही सिमिलर पावर हाई कोर्ट के पास है आर्टिकल 226 में, जहां पर हम ये देखते हैं कि हाई कोर्ट क्या कर सकता है, रिट इशू कर सकता है। अगेन, अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, उसको इन्फोर्स करवाने के लिए। लेकिन हाई कोर्ट में एक प्लस पॉइंट ये है कि सिर्फ फंडामेंटल राइट्स ही नहीं, अगर कोई और भी राइट है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स होते हैं, कई बारी उनकी इन्फ्रिंजमेंट हमें देखने को मिलती है, तो हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी अगर कोई और भी राइट है जो लगा है उसे कि ये इन्फ्रिंज हो रहा है, तो हाई कोर्ट उस केस में भी रिट्स इश्यू कर सकता है। हम आगे देखेंगे हाई कोर्ट का जो पावर है रिट इश्यू करने का, वो सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा सा ब्रॉड है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के केस में ही रिट इश्यू कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के केस में तो रिट इश्यू कर ही सकता है, लेकिन साथ ही साथ वो और भी किसी पर्पस के लिए रिट इश्यू कर सकता है। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। अगर ये स्टेटमेंट आप कहीं पर भी पढ़ो, देखो, सुनो कि भाई हाई कोर्ट का जो रिट इश्यू करने का पावर है वो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा वाइड है, ज्यादा ब्रॉड है, राइट, ज्यादा बड़ा है, तो ये स्टेटमेंट सही होगा, गलत नहीं होगा। प्लीज इस चीज का ध्यान रखना।
ओके, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है। अब अगर हम बात करें रिट्स की, तो 5 प्रकार के रिट्स होते हैं। आपने कहीं ना कहीं इनके बारे में सुना होगा, राइट? हेबियस कॉर्पस, मेंडमस, प्रोहिबिशन, सर्शरी, क्यो वारंटो। अब ये 5 जो रिट्स हैं, जो ये नेम्स हैं, ये लैटिन टर्म्स हैं, इसीलिए आपको ये नॉर्मल इंग्लिश टर्म्स जो हम पढ़ते हैं वो नहीं दिखती है यहाँ पर, ठीक है? पर हम एक एक करके इन सबको डील करेंगे और इनका क्या मतलब है हम वो भी समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हेबियस कॉर्पस की, ये सबसे इम्पॉर्टेंट रिट माना जाता है, क्योंकि ये डायरेक्टली आर्टिकल आप ये कह सकते हो 21 से भी डील करता है, ठीक है? जो आपका फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, अगर हम बात करें। और ये जो रिट है जिसका नाम है हेबियस कॉर्पस, जो ऑफ कोर्स लैटिन टर्म है, तो इसका मतलब क्या है? टू हैव द बॉडी, टू प्रोड्यूस द बॉडी। कुछ कुछ जगहों पर ये भी लिखा होता है। अब इसका एक्चुअल में जो ये मीनिंग है, इसका भी मीनिंग क्या है? देखो, हम सबको पता है, हम जानते हैं कि अनलॉफुल डिटेंशन जो है वो कोई नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो वो गलत माना जाएगा। हम ऐसे ही किसी को बंद नहीं कर सकते, किसी को डिटेन नहीं कर सकते, किसी को बांध नहीं सकते, राइट? उसका ऑफ कोर्स फंडामेंटल राइट वहां पे वायलेट होगा। तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी को अनलॉफुल डिटेन करता है, उसको बांधता है, कहीं पर बंद करके रखता है, तो अब वो व्यक्ति या ऑफ कोर्स उसके बिहाफ पे उसके फ्रेंड्स, उसकी फैमिली, कोई भी क्या कर सकता है? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और उनको बोल सकता है कि ऐसे किसी को बंद करके रखा हुआ है, और उनको रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो रिट इश्यू करे हेबियस कॉर्पस का। और फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं? हेबियस कॉर्पस का रिट इश्यू करते हैं कि भाई जिस भी बंदे को, जिस भी व्यक्ति को, जिस भी पर्सन को अनलॉफुली डिटेन किया हुआ है, उसे इमीडिएटली रिलीज किया जाए, इमीडिएटली रिलीज किया जाए। प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, अनलॉफुल डिटेंशन की बात हो रही है। पुलिस अथॉरिटीज प्रॉपर वारंट के साथ अगर किसी को अरेस्ट करती है, लॉफुल डिटेन करती है, राइट, तो वो हेबियस कॉर्पस के विद इन फॉल नहीं करेगा, ठीक है? अगर कोई कोर्ट, कोई लेजिस्लेचर, ठीक है, कि प्रोसीडिंग्स में जाकर कोई गलत तरीके से गलत काम करता है, उसको कंटेम्प्ट करने के लिए उसको डिटेन किया जाता है, हम देखते हैं, राइट? ठीक है, कई बार हम देखते हैं कोर्ट खुद इशू करती है कि इस व्यक्ति को थोड़े टाइम के लिए डिटेन किया जाए, राइट? तो अगर अथॉरिटीज लॉफुली ऐसा कोई डिटेंशन कर रही है, तो वो तो ठीक है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अनलॉफुल डिटेंशन की। अगर अनलॉफुल डिटेंशन हो रहा है, अगर अनलॉफुल डिटेंशन हो रहा है, तो वहां पर क्या कर सकते हैं हम? फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाकर उनको बोल सकते हैं कि रिट इश्यू किया जाए। कौन सा रिट इश्यू किया जाए? हेबियस कॉर्पस का रिट इश्यू किया जाए। प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है? इस रिट से रिलेटेड बहुत ही लैंडमार्क एक केस आपने ऑफ कोर्स सुना होगा, रुदल शाह वाला, राइट, वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1983 का। इस केस में हम अगर इसको पढ़ें तो हमें पता लगता है कि एक व्यक्ति था, वो प्रॉपर अपनी सजा काट चुका था, इक्विट हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी उसको जेल में रखा गया, डिटेन करके रखा गया अराउंड 14 ईयर्स तक। और फिर जब उसे फाइनली इस रिट के अंडर उसे रिलीज किया गया, तो उसे प्रॉपर कॉम्पनसेशन, सारी कॉस्ट वगैरह दी गई, क्योंकि इतने लंबे समय तक उसको डिटेंशन में रखा गया था, राइट? तो ये चीज अलाउड नहीं है, और अगर ऐसा कोई किसी को डिटेन करके रखता है, देन ऑफ कोर्स फिर जो स्टेट है, कोर्ट है, वो क्या करेगा? ऑर्डर करेगा कि एक तो इसे रिलीज किया जाए और इसे कंपनसेशन जितना भी बनता है वो भी दिया जाए। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। ये रिट है हमारा हेबियस कॉर्पस का, बहुत इंपॉर्टेंट रिट है हमारा। ओके, हम क्रिमिनल लॉ में भी कई बार आप डील करते हो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट वाला कंसेप्ट, ऑफ कोर्स, है ना? क्योंकि अगर आप किसी को कन्फाइन करके रखते हो, किसी को रिस्ट्रेन कर रहे हो, तो वो गलत ही है, क्योंकि वो अनलॉफुल है, वो रॉन्गफुल है। तो ये रिट वहां भी एकदम से कनेक्ट करता है। प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है?
अब अगर हम नेक्स्ट रिट का बात करें, नेक्स्ट रिट है हमारा मैंडमस का। बहुत ही इजी रिट है ये। मैंडमस अगेन एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है वी कमांड। आप कई बारी अगर किसी पब्लिक ऑफिस में जाते हो, आप ऑफ कोर्स ये चीज डील करते होंगे कि गवर्नमेंट में अगर ऑफिसेस में आप जाते हो तो कई बारी वहां पर काम बहुत डिले करके करते हैं, या आपको एक टेबल से दूसरे टेबल पर जाना पड़ता है, हमेशा ऑफिस ऑफिस होता है, राइट? ठीक है। तो अगर ऐसा आप फेस करते हो कि कोई पब्लिक ऑफिशियल है वो अपना ड्यूटी प्रॉपरली नहीं निभा रहा, जो उसे काम करना चाहिए वो प्रॉपरली नहीं कर रहा, जिस चीज के लिए वो लीगली ऑब्लाइज्ड है वो काम ही नहीं कर रहा, वो फेल्ड हो रहा है वो काम करने से, या मना कर रहा है आपको, देन अगेन जो कोर्ट है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वो क्या कर सकते हैं, रिट इशू कर सकते हैं पब्लिक बॉडीज को, कॉरपोरेशन को, कोर्ट्स को, इसमें सब आ जाएंगे, ट्रिब्यूनल्स वगैरह, एजेंसीज गवर्नमेंट की। अगर कोई भी अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज प्रॉपरली नहीं फुलफिल कर रहा, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उनके अगेंस्ट ये रिट इशू कर सकते हैं कि वी कमांड यू, ठीक है, कि आपको ये काम करना पड़ेगा बिकॉज यू आर obliged टू डू दिस। तो ये रिट उस चीज से कनेक्टेड है। ये रिट इंडिविजुअल्स को नहीं, ये रिट बल्कि पब्लिक बॉडीज, कॉरपोरेशन, ट्रिब्यूनल्स, एजेंसीज जो होती है गवर्नमेंट की, उससे रिलेटेड है। अब मैं पब्लिक और गवर्नमेंट वर्ड को एम्फोसाइज कर रही हूँ क्योंकि ये जो मैंडमस का रिट है, ये आपका प्राइवेट, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट नहीं इशू किया जा सकता, ठीक है? और ना ही ये प्रेसिडेंट और गवर्नर्स जो स्टेट के हैं हमारे, उनके अगेंस्ट इश्यू किया जा सकता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उनको बोल रहा है कि आप अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे, आप करो अपना काम, ऐसा नहीं हो सकता। और ना ही ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या कोई भी जुडिशियल कैपेसिटी में जो अपने जुडिशियल अथॉरिटी के अंडर वर्क कर रहा है, उनके अगेंस्ट भी नहीं हो सकता, ठीक है? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और ये कॉन्ट्रैक्चुअल जितने भी हमारी ऑब्लिगेशंस होती है ना, हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आए दिन, हम वहां पर भी इस रिट को नहीं मांग सकते कि मेरा इस व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था पर इसने ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है, प्लीज आप इसको बोलो, आप इसके अगेंस्ट मैंडमस का रिट इश्यू करो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज की बात हो रही है, पब्लिक बॉडीज की बात हो रही है, ठीक है? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि मैंडमस का जो ये रिट है हमारा, जो ये कहता है कि जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करता है, कमांड करता है किसी पब्लिक अथॉरिटी को ताकि वो अपना काम प्रॉपरली कर सके, क्योंकि वो काम प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं या मना कर रहे हैं, तो ये उनके अगेंस्ट ही इशू किया जाएगा, ठीक है? और ये किन के अगेंस्ट इशू नहीं किया जा सकता, इस चीज का भी प्लीज प्रॉपरली आपको पता होना चाहिए। ओके, ठीक है। तो आई होप ये भी रेट आपको प्रॉपरली क्लियर हो गया हो। अब नेक्स्ट हमारा जो रेट है वो है सर्शरी का। सर्शरी का रेट जो है वो मैं कई बारी देखती हूँ कि काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये रेट बहुत ही क्लियर तरीके से ये चीज समझाता है कि कई बारी हम देखते हैं कि लोअर कोर्ट्स प्रॉपरली काम नहीं कर रहे होते, है ना? ठीक है। तो फिर जो हाई कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट है, वो क्या करता है, उनको प्रॉपरली बताता है कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए था, या तुमने ये जो काम किया है तो ये किस अथॉरिटी के अंडर किया है। तो वो जो रिट है ना, वो सर्शरी का बेसिकली कनेक्ट करता है। कैसे, मैं बताती हूँ। सर्शरी का अगेन मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। लोअर कोर्ट ने या ट्रिब्यूनल ने कोई जजमेंट दे दी, ठीक है, ओके, कोई डिसीजन ले लिया। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का लगता है कि ये डिसीजन तुमने किस बेस पे लिया है, हमें बताइए, हमें बताएं, ठीक है, ओके, क्योंकि ये हमें आपका डिसीजन सही नहीं लग रहा। और अगर उन्हें ऐसा लगता है तो फिर वो उस डिसीजन को क्वाश भी कर सकते हैं, यानी कि रद्द भी घोषित कर सकते हैं। ओके। इस रेट को ऑफ कोर्स प्रोहिबिशन के रेट के साथ भी पढ़ा जाता है, अभी हम आगे देखेंगे भी, राइट? क्योंकि सर्शरी एंड प्रोहिबिशन इनको साथ में पढ़ा जाता है। वो कैसे? क्योंकि सर्शरी जैसे आपको ये बोल रहा है कि ऐसा रेट है जहां पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, लोअर जो कोर्ट्स हैं या ट्रिब्यूनल है, उनको ये बोलता है कि तुमने ये डिसीजन किस बेस पे लिया है, हमें सर्टिफाई करो, हमें प्रॉपरली बताओ, ठीक है?
और अगर उन्हें लगता है कि नहीं ये डिसीजन सही नहीं है, इन्होंने अपनी जुरिस्डिक्शन के बाहर जाके डिसीजन लिया है, ठीक है, या प्रॉपरली नहीं लिया है, लॉ को अप्लाई करते हुए नहीं लिया है, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हुए नहीं लिया है, तो फिर वो क्या कर सकते हैं, ये रिट इश्यू करते हुए उनका वो डिसीजन को क्वाश कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अब ये सर्जरी का जो रिट था ना, ये ओरिजिनली अगर हम बात करें सिर्फ जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल बॉडीज के लिए बना था, कि सिर्फ जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल जैसे हमारे ट्रिब्यूनल्स होते हैं, क्वाजी जुडिशियल बॉडीज, उनके अगेंस्ट इशू किया जा सकता है। लेकिन 1991 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस रिट का जो स्कोप है वो बढ़ा दिया। अब ये जो रिट है 1991 के बाद, ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट भी इशू किया जा सकता है। तो सिर्फ ये कोर्ट्स तक ही नहीं रह गया, अब ये थोड़ा सा एक्सपैंड हो गया है। प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अभी मैं प्रोहिबिशन का रेट करवाऊंगी अभी आपको आगे, इसी के बाद तो थोड़ा सा इसके और कनेक्ट करूंगी मैं। लेकिन उससे पहले आपको सर्जरी से रिलेटेड 2 केस लॉस हमेशा ध्यान में रखने हैं, बिकॉज ये कई बारी काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है। एक तो गुलिपाली नागेश्वर राव एंड अदर्स का है आपका केस 1959 का, और एक आपका एक की कृपाक वर्सेस अदर्स का यूनियन ऑफ इंडिया का है 1970 का। ये 2 केस लॉस जो हैं ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स के साथ कनेक्ट करते हैं। इन दोनों केस लॉस में प्रॉपरली नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी बात की गई है, और नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया गया था, इसीलिए इन दोनों केसेस में सर्जरी का रेट लगाया गया था। ओके, तो इस चीज का प्लीज ध्यान रखना, ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स के साथ एंड सर्जरी के रेट के साथ, दोनों के साथ कनेक्टेड है ये दोनों केस लॉस। आपने कहीं ना कहीं इनके बारे में देखा होगा, सुना होगा, नहीं भी देखा नहीं भी सुना तो प्लीज अब याद रखना। ओके, ठीक है। अब अगर हम सर्जरी की बात कर रहे हैं तो जैसे मैंने आपको बोला कि इसको हमेशा प्रोहिबिशन के साथ लिंक कर कर ही पढ़ा जाता है। प्रोहिबिशन का जो रेट है वो बात करता है, अगेन जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका मीनिंग है, प्रोहिबिट करना यानी कि फॉरबिड करना। देखो, आपने वो फ्रेज सुना होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट? तो प्रोहिबिशन और सर्जरी का भी कुछ ऐसा ही लेना देना है। कई बार ऐसा होता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल को बेसिकली डिसीजन लेने से पहले ही ये बोल देते हैं कि ये जो केस है, ये जो डिसीजन तुम लेना चाहते हो, ये तुम मत लो, वी फॉरबिड यू, क्योंकि ये आपके जुरिस्डिक्शन के बाहर है, ठीक है। प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, प्रोहिबिशन क्या करता है, फॉरबिड करता है, रोकता है, किसको, लोअर कोर्ट्स को, कि वो एक पर्टिकुलर डिसीजन या जजमेंट ना दे, पहले ही रोक देता है, डिसीजन लेने से पहले ही रोक देता है, प्रोहिबिट कर देता है। क्योंकि सर्जरी में तो हमने ये देखा ना कि जजमेंट डिसीजन आ गया है, उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि किस बेस पे लिया आपने, है ना, किस बेस पे लिया, ठीक है। प्रोहिबिशन में ये कि पहले ही आप प्रिवेंट कर रहे हो फ्यूचर एक्शंस को, राइट, ठीक है। तो इस चीज का प्लीज ध्यान रखना। एंड जब हम प्रोहिबिशन का बात करते हैं, जब हम प्रोहिबिशन का बात करते हैं तो ये किसके अगेंस्ट इश्यू हो सकती है, जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल। ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट, यू नो लेजिस्लेटिव बॉडीज के अगेंस्ट, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट नहीं इशू हो सकती। प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, सर्जरी एंड प्रोहिबिशन में आपके 2 डिफरेंसेस हैं। पहला डिफरेंस ये है कि सर्जरी का जो रेट है वो डिसीजन के बाद इशू किया जाता है, पूछा जाता है उनसे कि किस बेसिस पे तुमने डिसीजन लिया, हमें भी बताएं। लेकिन वहीं पर प्रोहिबिशन का जो है वो बिफोर हैंड प्रिवेंशन के तौर पर पहले ही इशू कर दिया जाता है कि ये चीज तुम मत करना। सर्जरी का जो हमारा रिट है आज की डेट में, वो जुडिशियल, क्वाजी जुडिशियल एंड प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट इशू किया जा सकता है। वहीं पर प्रोहिबिशन का जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट, लेजिस्लेटिव बॉडीज के अगेंस्ट इशू नहीं किया जा सकता, ठीक है। सर्जरी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड, टू बी इन्फॉर्म्ड, कि बताओ।
प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड, कि तुम अलाउड नहीं हो, मत करना ये। सिंपल सरल भाषा में अगर हम बात करें। डन। तो ये तो हमारे पहले 4 रिट्स हो गए। अब हमारा एक लास्ट रिट है जो अगेन बहुत ही इजी रिट मैं बोलती हूँ इसे, क्योंकि ये बात करता है क्यो वारंटो रिट की, एंड यानी कि ये बात करता है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। कई बार आप देखते हो ना, पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक ऑफिशियल बेसिकली ऐसे डिसीजंस ले लेता है जो उसे नहीं लेने चाहिए, जो उसकी अथॉरिटी में नहीं आते हैं। या कई बार हम ये भी देखते हैं कि कितने रिट्स इशू किए जाते हैं। कोई एग्जाम कंडक्ट होता है, राइट, कॉम्पिटिटिव, और उनकी सिलेक्शन तक हो जाती है, लेकिन फिर उसको चैलेंज किया जाता है कि ये जो सिलेक्शन है ये सही तरीके से, सही प्रोसीजर से नहीं हुआ है। तो फिर वहां पर भी ये रिट इशू किया जाता है कि ये जो लोग बैठे हुए हैं पोस्ट पे, ये किस अथॉरिटी से, किस वारंट से मतलब बैठे हुए हैं। यानी कि ये जो रिट है ये इंक्वायरी का जो एक कंसेप्ट है कोर्ट का, उसको डिपिक्ट करता है। ठीक है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे पब्लिक ऑफिस में बैठा हुआ है जहां पर उसे नहीं होना चाहिए, या जहां पर डाउट है कि ये इस पोजीशन पे क्यों है और कैसे है, तो क्यों वारंटो का बेसिकली रिट इशू किया जाता है, जहां पर पूछा जाता है कि तुम इस पोस्ट पे किस अथॉरिटी से बैठे हो। तो हम ये कह सकते हैं ये पब्लिक ऑफिस से डील करने वाला रिट है आपका। ठीक है। ताकि पब्लिक ऑफिस में कोई भी अनलॉफुली उस ऑफिस को एक्वायर ना करे, बिना प्रॉपर लीगल अथॉरिटी के उस ऑफिस को ना चलाए। सिंपल सी बात है। ठीक है। और ये प्रॉपर, अगर पब्लिक ऑफिस की बात हो रही है तो सिंपल सी बात है कि ये प्राइवेट ऑफिस को नहीं अप्लाई करेगा ये वाला रिट हमारा। ठीक है। तो क्यो वारंटो प्रॉपर तरीके से कोई भी ये रिट इशू करवा सकता है, एनीबडी, XYZ एनीबडी। ठीक है। अगर उसे लगता है कि एक पर्टिकुलर पब्लिक ऑफिस में ये व्यक्ति नहीं होना चाहिए, या इसके अथॉरिटी पे मुझे तो डाउट है, तो इस चीज का ध्यान रखना, क्यो वारंटो का रिट वहां पर फिर पिक्चर में आता है। ठीक है। इजी, शॉर्ट एंड स्वीट क्यो वारंटो का जो रिट है आपका। एंड इसी के साथ जो ये पांचों रिट्स हैं हमारे कंप्लीट होते हैं। कौन कौन से रिट्स? हेबियस कॉर्पस के, मेंडमस के, सर्शरी के, प्रोहिबिशन के, एंड क्यो वारंटो के। अब एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का रिट जूरिसडिक्शन एंड हाई कोर्ट का रिट जूरिसडिक्शन जो है, इनमें क्या डिफरेंस है। हालांकि हमने स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसको डील भी किया है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो रिट जुरिसडिक्शन है आर्टिकल 32 में है, हाई कोर्ट का 226 में है। सुप्रीम कोर्ट का जो रिट जुरिसडिक्शन है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करवाने के लिए होता है। वहीं पर हाई कोर्ट का जो रिट जुरिसडिक्शन है वो फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ बाकी लीगल पर्पसेस के लिए भी हो सकता है। तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि हाई कोर्ट का जो रिट जुरिसडिक्शन का पावर है वो ब्रॉडर है, वो वाइड है एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट। इस चीज का प्लीज ध्यान रखना। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट का जो रिट इशू करने का जुरिसडिक्शन है वो पूरे इंडिया पे लगेगा। सिंपल है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एपिक्स बॉडी है। हाई कोर्ट का अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर स्टेट या जहां तक उनकी जुरिसडिक्शन है, तो यहाँ पर आपको टेरिटोरियल कंसेप्ट आ जाता है, राइट। तो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन रिट्स के केस में सुप्रीम कोर्ट की ज्यादा होगी एंड हाई कोर्ट की कम होएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट होल ऑफ इंडिया पे है एंड हाई कोर्ट एक पर्टिकुलर स्टेट या स्टेट्स पे है। ठीक है। ओके। अब अगर किसी का फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुआ है, तो वो व्यक्ति ऑफ कोर्स, या किसी को अगर रिट इशू करवाने हैं, उसे लगता है किसी का फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, तो वो व्यक्ति डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या हाई कोर्ट जा सकता है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा रहे हो तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। इस चीज का प्लीज ध्यान रखना। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली नहीं जा सकते, आप जा सकते हैं। ओके। एंड सुप्रीम कोर्ट हम डायरेक्टली क्यों जा सकते हैं? क्योंकि आर्टिकल 32 जो है हमारा वो अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वाला जो आर्टिकल है, उसमें हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपनी रिट ज्यूरिसडिक्शन को मना नहीं कर सकता।
ठीक है, ओके। लेकिन हाई कोर्ट्स का जो ये 226 वाला है, ये फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में नहीं आता। तो ये भी कहा जाता है कि हाई कोर्ट अपना यहाँ पे डिस्क्रिशन यूज कर सकते हैं, वो मना कर सकते हैं कि हम ये रिट इश्यू नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने आप में फंडामेंटल राइट नहीं है। तो ऑफ कोर्स ठीक है, अगर हाई कोर्ट मना करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है वो तो। ठीक है, तो इस चीज का भी प्लीज ध्यान रखना कि आर्टिकल 32 अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन आर्टिकल 226 अपने आप में फंडामेंटल राइट नहीं है। ओके, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो एक क्या कह सकते हैं रिलेशन है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन का, ये भी हमें पता होना चाहिए कि इनमें क्या रिलेशन और क्या क्या माइनर से डिफरेंसेस है। अब लास्ट में, रिट्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, अपने आप में इनका खुद का बहुत सिग्निफिकेंस है, हम सबको पता है, राइट। प्रॉपर यू नो जुडिशियली अगर हम देखें, एक प्रकार से ये हेल्प करते हैं कि कोई भी रॉन्गफुल, अनलॉफुल, यू नो पब्लिक अथॉरिटी में या किसी इंडिविजुअल की लाइफ में या लोअर जुडिशरी में कुछ भी गलत काम ना हो। और अगर हो रहा है तो उसको प्रॉपर तरीके से फिर क्या किया जाएगा, देखा जाएगा और उसके अगेंस्ट रिट इश्यू किए जाएंगे, है ना। प्रॉपर तरीके से सिटीजन्स क्या कर सकते हैं, रिट्स को इश्यू करवा सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स को हमारे प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट्स जो मौलिक अधिकार हमें दिए हुए हैं, अगर उसका कोई प्रोटेक्शन ही ना हो तो फिर उनका कुछ फायदा ही नहीं है। प्रोटेक्शन होना बहुत जरूरी है, और प्रोटेक्शन ये रिट्स करते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन ये रिट्स करते हैं। तो ये सारा का सारा जो अभी हमने डील किया है, ये हमारा रिट्स से रिलेटेड टॉपिक था। आई होप आपको डिटेल में ये सारे के सारे जो 5 प्रकार के हमारे रिट्स हैं ये क्लियर हुए हो, और इनका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या रोल है, ये भी हमें क्लियर हुआ हो। तो आज की वीडियो में यही हम पढ़ेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर से मिलेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, राइट। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आप रिट्स के बारे में और अच्छे से समझे हो, राइट, और आपका नॉलेज एनहांस हुआ हो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।